ओके, चैप्टर 12 रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मॉडर्न फिजिक्स में आता है। आईसीएसई क्लास 10th का टॉपिक है। ओके, तो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझते हैं। एटम का स्ट्रक्चर कैसा बना होता है? तो देखो, एटम के स्ट्रक्चर में जो एटम बना होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? न्यूक्लियस में। इस तरह से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ओके, उसके चारों ओर एक फिक्स पाथ पर, स्टेबल ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। इस तरह से थे ना, इस तरह से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे। ओके, अंडरस्टूड। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रिसाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। कहाँ पर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते रहते हैं? रिवॉल्व होते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सम स्पेसिफिक ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट। ओके, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में मूव होते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं, तो एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। व्हाइल मूविंग इन दीज ऑर्बिट्स दे डू नॉट रेडिएट आउट एनर्जी एंड देयरफॉर दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों बोला जाता है? कि इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में मूव करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो वह एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। इस वजह से बाय दिस रीजन दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, आपको पता है कि जब कोई एक्सीलरेटेड मोशन होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब कोई एक्सीलरेटेड मोशन में होता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन होता है। सर्कुलर पाथ में कोई भी मोशन हो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्ट होता है। तो इस वजह से उन्होंने बोला है कि इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं होता है, इसमें कोई रेडिएशन जो ऐसा सपोज किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, तो किसी भी तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। बाय दिस रीजन दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, इन ईच स्टेशनरी सेल द इलेक्ट्रॉन हैज डेफिनेट एनर्जी। हर एक स्टेशनरी सेल की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। जैसे फर्स्ट सेल की एनर्जी अलग होगी, सेकंड सेल की एनर्जी अलग होगी, थर्ड सेल की एनर्जी अलग होगी, सबकी अलग अलग और डेफिनेट फिक्स एनर्जी होती है पर्टिकुलर एटम के लिए। ओके, द नंबर ऑफ सेल्स इन एन एटम डिपेंड ऑन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। अब किसी एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस पर डिपेंड होगा कि उसमें नंबर ऑफ सेल कितने होंगे। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल कैन बी 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सेल में कितने हो सकते हैं? 2n स्क्वायर हो सकते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ सेल है। n नंबर ऑफ सेल है। ओके, अब हम सपोज करो n इक्वल टू 1 लेते हैं। n इक्वल टू क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। फर्स्ट ऑर्बिट तो n की जगह हम 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। तो फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अब हम n इक्वल टू 2 लेते हैं। n इक्वल टू 2 लेंगे तो n इक्वल टू 2 का मतलब है सेकेंड ऑर्बिट। किसमें? सेकेंड ऑर्बिट।
तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस फार्मूले का यूज करेंगे 2n², तो 2n², दिस इज 2 × 2² = 8। तो सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होंगे। अब हम n = 3 लेते हैं, n = 3 लिया हमने, तो क्या है, थर्ड ऑर्बिट के लिए है। किसके लिए है, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है ना। तो इस फार्मूले में हम रखेंगे 2 × 3², 2 × 9 = 18। तो थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 18 हो सकते हैं, 18 से कम कितने भी हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरह से चलता रहता है। फर्स्ट ऑर्बिट को हम के सेल बोलते हैं, के से नोट करते हैं, इसको के, इसको एम से, के एम एन, इसको एन से, ओके, इस तरह से रहता है। यहाँ पर देखिएगा, वह एन इज द नंबर ऑफ दैट सेल, द वेरियस सेल around the nucleus for n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 are named। n = 1 वाले को k बोलेंगे, फिर k l, यहाँ पर क्या बोलते हैं, फिर l बोलते हैं, k l m n o p q, ओके। तो यहाँ पर जो हमने अभी बताया था, दिस इज l, कौन सा सेल होगा, ये l होगा, k l, ओके, k l, ओके, अंडरस्टूड। तो पहले वाले सेल को हम के सेल नाम दिया गया है, दूसरे वाले का एल दिया गया है, तीसरे वाले का एम दिया गया है, फोर्थ वाले का, ओके, इस तरह से एन दिया गया है, फिफ्थ वाले का ओ दिया गया है। इस तरह से चलेंगे रिस्पेक्टिवली। एंड दिस सेल कैन एकोमोडेट एट द मोस्ट, मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सेकंड में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, थर्ड में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं, फिफ्थ सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इस तरह से चलता जाएगा, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिफ्थ में मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सिक्स्थ में 72। इस तरह से 2n² रूल से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ओके, अंडरस्टूड। अच्छा, हमें मालूम है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट एनर्जी, अलग अलग सेल की अलग अलग एनर्जी होती है। और जैसे n बढ़ता जाता है, एनर्जी बढ़ती जाती है। पहले सेल की एनर्जी थोड़ी कम होगी, दूसरे सेल की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, तीसरे सेल की एनर्जी उससे और ज़्यादा होगी, ओके, अंडरस्टूड। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो, हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है, और उसकी जो साइज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है। एटम की जो साइज होती है, एटम की साइज कितनी थी, 10⁻10 मीटर की थी। एटम की साइज 10⁻10 मीटर की थी, ओके, साइज ऑफ एटम 10⁻10 मीटर। जो न्यूक्लियस होता है उसका जो साइज का ऑर्डर होता है वो 10⁻15 मीटर होता है, ओके, अंडरस्टूड। अब न्यूक्लियस के अंदर देखो, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, ई के बराबर होता है, प्लस ई के 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है, जिसे हम एम पी से नोट करते हैं। इसका जो मास होता है, प्रोटॉन का मास, उसे हम एम पी से नोट करेंगे, और इसका जो मास होता है वो नियरली 1.67 × 10⁻27 kg होता है, ओके, अंडरस्टूड। तो किसी न्यूक्लियस में, किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वह एटॉमिक नंबर कहलाता है। उस एटम का क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। सपोज करो किसी एटम के न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 10 होगा। 11 प्रोटॉन हैं तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 होगा, ओके, अंडरस्टूड। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। अब इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और इसका जो मास होता है वो भी नियरली 1.67 × 10⁻27 kg होता है। थोड़ा प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ओके, अंडरस्टूड।
क्लियर? अब देखिएगा, ओके। अब यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर जेड किस तरह से डिफाइन किया गया है, हम पहले बता चुके हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उस एटम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब मास नंबर आते हैं, इसे हम ए से नोट करते हैं। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स से मतलब है कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। न्यूक्लियॉन्स का मीनिंग है यहाँ पर, न्यूक्लियॉन्स का मीनिंग है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो किसी एटम के न्यूक्लियस में सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। इसे हम ए से नोट करते हैं। तो ए इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, जो टेबल ये बता रही है हमें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होगा। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई होगा, प्रोटॉन का पी होगा और न्यूट्रॉन का एन होगा, ओके। अब इसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। प्रोटॉन में +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है, ओके। इसका मास ले लें हम, इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और न्यूट्रॉन का भी सेम मास होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, ओके। अंडरस्टूड, क्लियर? अब देखो एटॉमिक मॉडल क्या होता है, इसको हम समझते हैं। जैसे सपोज करो हमें हाइड्रोजन 1H1, तो हम इसको देखो, ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसमें मास नंबर कितना है, 1 है। जो नीचे लिखा होता है मास नंबर होता है, ये जो ऊपर लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर 1 है, इससे हमें पता चलता है कि इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 1 होंगे। तो 1 प्रोटॉन हो गया। अब इसका मास नंबर 1 है, तो अब आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 1 इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, 0 होंगे। इस तरह से देखो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये मास नंबर होता है। अब 1H1 का जो मास नंबर है वह क्या है, 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 0 होंगे, ओके। तो यहाँ पर कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा ये। अब हम हीलियम पे आते हैं। देखो हीलियम 2He4 है। 2 क्या है, एटॉमिक नंबर है। 4 क्या है, मास नंबर है। तो इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिट में क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, ओके। अब ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब हम आते हैं सोडियम के एटम को समझते हैं। देखो सोडियम को इन्होंने बताया गया है कि नंबर ऑफ जेड कितना है, उसका 11 है। तो इससे हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11 होंगे। अब एटॉमिक
नंबर कितना है उसका 23 है, तो नंबर ऑफ न्यूटॉन्स कितने हो जाएंगे 23 माइनस 11 इक्वल टू 12 होंगे नंबर ऑफ न्यूटॉन्स। ओके, एटॉमिक नंबर से, मास नंबर से हम एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ न्यूटॉन्स मिलते हैं। ए माइनस जेड इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूटॉन्स होता है। ओके, ए माइनस जेड इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूटॉन्स। ओके, अंडरस्टूड। अब इसमें देखो पहले तो न्यूक्लियस में तो 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो गए, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं पहले ऑर्बिट में। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं दूसरे ऑर्बिट में। और लास्ट वाले ऑर्बिट में क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तीसरे वाले ऑर्बिट में। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का दूसरा नाम होता है आइसोप्रोटॉन, इसको हम आइसोप्रोटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोटॉन। ओके, अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स के वह एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, वट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर उनका कैसा हो, डिफरेंट हो, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं आइसोटॉप्स। कैसे होते हैं, सेम एलिमेंट्स के एटम, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर जेड वट डिफरेंट मास नंबर ए, पर उनका मास नंबर कैसा हो, डिफरेंट हो, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। हम उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। अब देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होंगे, सेम होंगे, इस वजह से हम इसे आइसोप्रोटॉन भी बोलते हैं। आइसोटॉप्स को हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है आइसोप्रोटॉन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हाइड्रोजन का आता है। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स होते हैं, नेमली प्रोटियम 1H1, जिसे हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ओके नेचर में। फिर आता है ड्यूटीरियम 1H2, ड्यूटीरियम ओके। फिर तीसरा आता है ट्राइटियम, क्या आता है, ट्राइटियम ओके। ट्राइटियम क्या है, 1H3 है ओके। अब आपने देखा कि सबका देखो नीचे वाला सेम है, 1H1 1H2 1H3, तो एटॉमिक नंबर सबका सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, सेम एलिमेंट के एटम है, वह सेम एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है ओके। अंडरस्टूड, क्लियर। तो पहले वाले में जो प्रोटियम है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 0 होंगे पहले वाले में। सेकंड वाले में देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा 1 - 1 0। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो 1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। और तीसरे वाला क्या है, 1H3 है, 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, सॉरी 2 मिलेंगे। 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है ओके। अंडरस्टूड, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं आइसोटॉप्स का। ये तो किसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। अब ओके, कार्बन हैज 3 आइसोटॉप्स, कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 6C12 पहला आइसोटॉप्स, 6C13 और दूसरा 6C14 ओके। आउट ऑफ दिस 6C12 इज मोस्ट एबंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है नेचर में। ईच आइसोटॉप इन इट्स न्यूक्लियस हैज 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, सबके नीचे देखो 6 लिखा हुआ है, तो सब में 6 प्रोटॉन्स होंगे। जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। द आइसोटॉप 6C12 है 6 न्यूट्रॉन, 12 - 6 6 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे।
अब ये वाला है 6C13 में नंबर ऑफ न्यूटॉन्स कितने होंगे, कोई बता सकता है? 13 माइनस 6 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूटॉन्स हो जाएंगे 7। ओके, 6C14 में नंबर ऑफ न्यूटॉन्स कितने होंगे, कोई बता सकता है? तो 14 माइनस 6 तो नंबर ऑफ न्यूटॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे। ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को माइनस करेंगे तो हमें नंबर ऑफ न्यूटॉन्स मिलते हैं, या नंबर ऑफ न्यूटॉन्स का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस जेड होता है, हमने बताया है। नंबर ऑफ न्यूटॉन्स इक्वल टू ए माइनस जेड। जो ऊपर लिखा होता है कोई एलिमेंट है, इसके ऊपर ए लिखा होता है, नीचे जेड ऊपर वाला। ओके, एटॉमिक मास होता है या मास नंबर होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, ओके, क्लोरीन हैज 2 आइसोटॉप्स। क्लोरीन में कितने आइसोटॉप्स होते हैं, 2 आइसोटॉप्स होते हैं। एक होता है 17Cl35 और दूसरा होता है 17Cl37। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो इस वाले में नंबर ऑफ न्यूटॉन्स कितने होंगे, 35 में से 17 को हम माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूटॉन्स कितने होंगे, 18 होंगे। इसमें नंबर ऑफ न्यूटॉन्स कितने होंगे, 37 माइनस 17 20 होंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पर द टिन, जो टिन होता है जिसका सिंबल Sn होता है, हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। कितने होते हैं, 10 आइसोटॉप्स होते हैं। मतलब अभी तक जो पता चला है उसके कितने आइसोटॉप्स हैं, 10 आइसोटॉप्स हैं। द आइसोटॉप्स आर 2 काइंड, 2 तरह के होते हैं आइसोटॉप्स। फर्स्ट होता है स्टेबल आइसोटॉप्स और दूसरा होता है अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ठीक ना, तो 2 तरह के आइसोटॉप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेबल आइसोटॉप्स होता है, दूसरा अनस्टेबल आइसोटॉप्स या फिर जिसे हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बोलते हैं। देखो स्टेबल आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूटॉन्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ओके, which have the number stable isotopes which have the number of neutrons nearly equal to the number of protons in their nucleus. Unstable or radioactive isotopes which have number of neutrons much more than the number of protons in their nucleus. Okay, तो वो क्या कहलाते हैं, अनस्टेबल कहलाते हैं। दे अंडरगोज रेडियोएक्टिव डिके एंड आर ग्रेट मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज। किसमें यूज होता है, मेडिकल में भी यूज होता है, इंडस्ट्रियल में भी यूज होता है। ओके, तो देखो स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल आइसोटॉप्स वह होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, वो स्टेबल होते हैं। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन हो, मच ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स या अनस्टेबल आइसोटॉप्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे सपोज करो यूरेनियम जो होता है 92U235 और 92U238 है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 92 हैं, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब हम फाइंड आउट करेंगे 235 में से 92 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 143 मिलेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 143 हैं, 92 की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। 92U238 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146 होंगे, तो ये भी 92 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो कैसा होता है, ये आइसोटॉप्स जो होते हैं वह रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, अनस्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ओके, अंडरस्टूड। आइसोबार्स, isobars the atoms of different element which have the same mass number A but different atomic number Z are called isobar। देखो आइसोबार कैसे होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। आइसोटॉप्स कैसे थे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स के, आइसोटॉप सेम एलिमेंट के एटम्स थे,
पर आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं 11Na23 और 12Mg23, तो इनमें देखो ऊपर वाले सेम हैं, सिंबल डिफरेंट हो गया। सिंबल कैसा हो गया? डिफरेंट हो गया। सिंबल डिफरेंट का मीनिंग है कि ये डिफरेंट एलिमेंट हैं। कैसे हैं? डिफरेंट एलिमेंट हैं। इधर 11 लिखा हुआ है, इधर 12 लिखा हुआ है। ओके, अंडरस्टूड। तो जिनके ऊपर वाले सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइसोबार कहलाते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वाले एटम्स होते हैं। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा 6C14 और 7N14। 6C14 7N14 आर आइसोबार। दोनों के मास नंबर कैसे हैं? सेम हैं, पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ये कार्बन का एटम है, ये नाइट्रोजन का एटम है। ओके, तो ये दोनों कैसे होंगे? आइसोबार होंगे। इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स गेट इंटरचेंज इनसाइड द न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड मिरर आइसोबार। फॉर एग्जाम्पल 11Na23 एंड 12Mg23। देखो 11Na23 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 माइनस 11 12 है। इस वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 थे, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे हो गए? आपस में इंटरचेंज हो गए। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मिरर आइसोबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर आइसोबार। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोटॉन्स। जैसे नाम से पता चल रहा है आइसोटॉन्स मतलब जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हों? इक्वल हों। द एटम हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हों? सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉन्स बोलते हैं। द एटम हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मीनिंग ये है कि जो ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस कैसा हो? सेम हो। एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिएगा 11Na23 12Mg24। अब देखो 23 माइनस 11 कितना हुआ? 12। 24 माइनस 12 कितना हुआ? 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हैं? इन दोनों में सेम है, तो ये दोनों कैसे होंगे? आइसोटॉन्स होंगे। ओके, क्योंकि ईच न्यूक्लियस है 12 न्यूट्रॉन्स। दोनों में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 12 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये कैसा है? आइसोटॉन्स है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा 19K39 एंड 20Ca40। देखो 39 माइनस 19 करेंगे तो 20 आएगा, 40 माइनस 20 करेंगे तो 20 आएगा। तो दोनों में 20 न्यूट्रॉन्स हैं। कैसे हैं? दोनों में 20 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये कैसा होगा? ये भी क्या होंगे? आइसोटॉन्स होंगे। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। तो अब रेडियो एक्टिविटी जो अपना मेन टॉपिक है उसको हम बढ़ते हैं आगे। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटम से लगातार अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। अल्फा और गामा एक साथ निकलेंगे या फिर बीटा और गामा एक साथ निकलेंगे, ठीक ना। तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स उससे निकलते रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले हेनरी बैकरल ने डिस्कवर किया था। ओके, हेनरी बैकरल डिस्कवर्ड द फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन 1896। ओके, इस वजह से इसे हम बैकरल रे भी बोलते हैं। इसमें जो रेडिएशन निकलता है वो क्या कहलाता है? बैकरल रे कहलाता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज जिसे हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज जिसे हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं, और अनचार्ज जिसे हम गामा रेडिएशन बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो रेडियो एक्टिविटी को किस तरह से डिफाइन किया गया। रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना। कैसी फेनोमेना है? न्यूक्लियर फेनोमेना है। न्यूक्लियस के अंदर होती है ये फेनोमेना। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन of alpha
और बीटा एंड गामा रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ड्यूरिंग देयर डिके। अल्फा और गामा एक साथ निकलेंगे और बीटा और गामा एक साथ निकलेंगे। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा और बीटा एंड गामा रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ड्यूरिंग देयर डिके। और ये न्यूक्लियर फिनोमेना है। कैसी है? न्यूक्लियर फिनोमेना है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस होती है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम आते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच डिसइंटीग्रेट और डीके बाय द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन आर कॉल्ड द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, थोरियम, एक्टीनियम एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं? यूरेनियम हुआ, रेडियम हुआ, पोलोनियम हुआ, थोरियम हुआ, एक्टीनम हुआ, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं। इनसे अपने आप अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स का इमिशन होता रहता है। अल्फा और गामा एक साथ निकलेंगे या फिर बीटा और गामा एक साथ निकलेंगे। अल्फा और बीटा कभी एक साथ नहीं निकलते हैं। अल्फा निकल जाएगा, उसके बाद बीटा निकलेगा। अल्फा और गामा एक साथ निकल सकते हैं, बीटा और गामा एक साथ इमिशन हो सकता है। ओके, अंडरस्टूड। ओके, यहाँ पर अब हम केमिकल चेंज और न्यूक्लियर चेंज में डिफरेंस को समझते हैं। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड न्यूक्लियर चेंज। अ केमिकल चेंज इज ड्यू टू चेंज इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं, उनमें चेंज होने की वजह से केमिकल चेंज होता है। व्हाइल आ न्यूक्लियर चेंज इज ड्यू टू चेंज इन न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस में चेंज होता है तो वो क्या होता है? न्यूक्लियर चेंज कहलाता है। ओके, केमिकल चेंज किसकी वजह से होता है? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स में चेंज होने की वजह से केमिकल चेंज होता है, और न्यूक्लियस में कोई चेंज होने की वजह से न्यूक्लियर चेंज होता है। अ न्यूक्लियर चेंज रिक्वायर मच हायर एनर्जी, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाइल अ केमिकल चेंज रिक्वायर अ स्मॉल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो न्यूक्लियर चेंज होने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की, और केमिकल चेंज में हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऑर्डर की। ये तो दो बेसिक डिफरेंस हैं। ओके, अंडरस्टूड। पहला बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो केमिकल चेंज होता है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की चेंज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की चेंज की वजह से होता है। पर जो न्यूक्लियर चेंज होता है वो न्यूक्लियस में कोई चेंज होने की वजह से होता है। न्यूक्लियर चेंज में हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, केमिकल चेंज में हीट एनर्जी की हमें कम ज़रूरत होती है। अब केमिकल चेंज होने पर रेडियो एक्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज द रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट अफेक्टेड व्हेन इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। गिव रीजन फॉर योर आंसर। द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेस है। कैसा है? न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियर फिनोमेना है, इसलिए केमिकल चेंज से या केमिकल कंपाउंड बनने से रेडियो एक्टिविटी कैसा रहता है? अनअफेक्टेड। ओके, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई लेड बॉक्स है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है, और ये क्रॉस लाइन से दिखाया जा रहा है जिस पेपर के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इस तरह पेपर के परपेंडिकुलर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, तो जो बीटा पार्टिकल्स होगा वो राइट की ओर बेंड होगा, अल्फा पार्टिकल लेफ्ट की ओर बेंड होगा, और जो गामा पार्टिकल होगा वो है सीधा निकल जाएगा। देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कि कौन किस तरफ बेंड होगा। देखो आपको पता है जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बीटा पार्टिकल्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरफ बीटा पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? अंदर की ओर होगा। इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट अपोजिट होता है करंट का डायरेक्शन, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। अब हम इसमें
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लागू करेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को किस तरह से मोड़ेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करेंगे। लेफ्ट हैंड को किस तरह से मूव करेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करेंगे, इस तरह से। देखो तो इस तरह से हमने मूव किया तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो कि नीचे की ओर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा। तो यहाँ पर बीटा कैसा मुड़ेगा, राइट के डायरेक्शन में मुड़ेगा, अल्फा पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ेगा, और जो गामा पार्टिकल होगा वो कैसा मुड़ेगा, सीधा चला जाएगा, क्योंकि गामा पार्टिकल में कोई चार्ज नहीं होता है। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसके डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से। देखो ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि यदि सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हों, डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तब भी वही होता है, बीटा पार्टिकल राइट की ओर मूव होते हैं, अल्फा पार्टिकल लेफ्ट की ओर मूव होते हैं, और गामा पार्टिकल्स ये सीधे निकल जाते हैं, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को हम लोग समझते हैं। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इट इज सेम एज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम का मतलब है कि वो हीलियम का न्यूक्लियस है। सपोज करो जैसे हीलियम है, अब हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल दें, हीलियम के एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें। ओके, जब इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उसमें, तो ये He++ हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, जिसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हीलियम का क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, और जिसे हम हीलियम का न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है, 2p और 2n। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ओके, द मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज रफली 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के क्या होता है, 4 times होता है, 4 mp होता है। ओके, तो ये हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, 6.68 इंटू 10⁻⁻27 kg। सीधी बात है, प्रोटॉन के मास के 4 times होता है। चार्ज कैसा होता है, ट्वाइस होता है प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसका डबल होता है। प्रोटॉन पर प्लस ही चार्ज होता है, तो अल्फा पार्टिकल पर +2 ही चार्ज हो जाएगा। ओके, और इसका जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, स्पेसिफिक चार्ज से मीनिंग है चार्ज अपॉन मास का रेशो। चार्ज अपॉन मास के रेशो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4.79 इंटू 10⁻⁷ कूलम्ब पर kg। तो ध्यान रखना, स्पेसिफिक चार्ज को ध्यान रखना। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज अपॉन मास के रेशो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तीसरा, थर्ड, द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की होती है। ओके, इट इज डिफरेंट फॉर अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम द डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मतलब अलग अलग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो भी अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड होते हैं उनकी स्पीड कैसी होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पर एक जनरल ऑर्डर बताया गया कि इस ऑर्डर का होता है। ओके, और फर्दर ऑल द अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द सेम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डू नॉट हैव सेम एनर्जी, बट दे हैव
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल रेंज, मतलब ओके अंडरस्टूड। फोर्थ, अल्फा पार्टिकल, फोर्थ पे आते हैं हम, अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रांगली आयनाइज द गैस थ्रू विच इट पासिस। जिस गैस से अल्फा पार्टिकल्स पास होते हैं उसको स्ट्रांगली क्या कर देती है, आयनाइज कर देती है अल्फा पार्टिकल्स। ओके अंडरस्टूड। अब अल्फा पार्टिकल्स रैपिडली डेसिपेट्स इट्स एनर्जी एज इट मूव थ्रू द मीडियम एंड देयरफॉर इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज क्वाइट स्मॉल। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर स्मॉल होती है। ओके, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सो दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अभी आपने देखा था ओके, लेफ्ट साइड में अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गया था, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो गया था। ओके, सेवेंथ, अल्फा पार्टिकल्स इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। किसको इफेक्ट करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है अल्फा पार्टिकल्स। ओके, एट प्रॉपर्टी है, अल्फा पार्टिकल कॉज फ्लोरोसेंस ऑन स्ट्राइकिंग अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। नाइन्थ, अल्फा पार्टिकल हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कैसी होती है, लार्ज होती है। ओके अंडरस्टूड। इस वजह से दे आर यूज टू बम्बार्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ वन एलिमेंट टू कन्वर्ट इट इनटू अनदर एलिमेंट फॉर ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की जाती है न्यूक्लियस में, तो एक एटम से दूसरा एटम बन जाता है जिसे हम ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रॉय द लिविंग सेल्स एंड ऑल्सो कॉज बायोलॉजिकल डैमेज। ओके, लिविंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और क्या करता है, बायोलॉजिकल डैमेज पैदा करता है। अल्फा पार्टिकल्स गेट स्कैटर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द थिन माइका और गोल्ड फॉयल, स्कैटर्ड हो जाते हैं। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ओके, बीटा पार्टिकल्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स आर गिवन below. Beta particles are the fast moving electrons emitted from the nucleus of an atom. इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -1 बीटा 0 या फिर -1 E0 से रिप्रेजेंट करती है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, द रेस्ट मास ऑफ अ बीटा पार्टिकल इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg and its charge is -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। दस द स्पेसिफिक चार्ज हम पहले बता चुके हैं, Q/m। ओके, फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। Q/m को बोलते हैं हम चार्ज अपॉन मास को हम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। थर्ड, बीटा पार्टिकल्स एंड कैथोड रे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बट दे डिफर इन देयर ओरिजिन। बीटा पार्टिकल्स आर गिवन आउट from the nucleus of the atom while cathode rays are given out from its orbital electrons। देखो ओके अंडरस्टूड। बीटा पार्टिकल्स कैसे बनता है, देखो बीटा पार्टिकल्स बनता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा पार्टिकल्स निकालते हैं, पर जो कैथोड रेज होती हैं वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से बनती हैं। ओके, The speed of beta particles is of the order of 10⁸ meter per second। Okay, understood। Beta particles ionize the gas through which they pass। बीटा पार्टिकल्स भी गैस को क्या कर देती हैं, आयोनाइज कर देती हैं। ओके, the ionizing power of beta particles is roughly 1/100 times that of alpha particles and nearly 100 times that of gamma radiation। ओके अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ
बीटा पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा होती है बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर। बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो ये दोनों मैग्नेटिक, बीटा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाता है। अभी आपने देखा था कि वो राइट हैंड साइड्स में क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, बीटा पार्टिकल्स अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर देता, अल्फा पार्टिकल भी इफेक्ट कर देता था। बीटा पार्टिकल कॉज फ्लोरोसेंस ऑन स्ट्राइकिंग अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे आर स्टॉप्ड बाय द मेटल सच एज टंगस्टन। कैसा होना चाहिए, जो कि हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। यदि हम बीटा पार्टिकल्स को, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को किसी ऐसे मेटल से टकराएं जो हाई एटॉमिक नंबर हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, तो उस मेटल या उस एलिमेंट से क्या निकलती हैं, एक्सरे निकलती हैं। ओके, अंडरस्टूड। बीटा पार्टिकल्स कॉज मोर बायोलॉजिकल डैमेज देन द अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज पैदा करता है। ओके, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज को हम समझते हैं। गामा रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं गामा रेडिएशन। ओके, जैसे एक्सरे होता है, लाइट होता है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो गामा रेज भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। द स्पीड ऑफ गामा रेज, आपको पता है सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है वैक्यूम और एयर में, किसकी, गामा रेडिएशन की। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। द आयनाइज पावर ऑफ गामा रेडिएशन इज वेरी लो, सबसे कम होती है। ओके, तीनों में से सबसे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स की होती है, फिर उससे थोड़ी कम हो जाती है बीटा पार्टिकल की, और कम हो जाती है गामा रेडिएशन की। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन इज हाई, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रेडिएशन की, है ना। ओके, अंडरस्टूड। अबाउट 1 लाख टाइम्स, नहीं 10,000 टाइम्स ऑफ किससे, अल्फा पार्टिकल्स, और 100 टाइम्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की रेडिएशन की होती है, फिर बीटा रेडिएशन की, और सबसे कम किसकी होती है, अल्फा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर होती है। लाइक एक्सरे एंड लाइट, गामा रेडिएशन आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है गामा रेडिएशन में, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, सीधे निकल जाते हैं, ठीक ना। अभी आपने पिछले उस डायग्राम में देखा था। ओके, गामा रेडिएशन अफेक्ट अ फोटोग्राफिक प्लेट, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। गामा रेडिएशन काज फ्लोरोसेंस व्हेन दे स्ट्राइक अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। गामा रेडिएशन आर आल्सो डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल लाइक एक्सरे। एक्स जैसे एक्सरे किसी क्रिस्टल से डिफ्रैक्टेड हो जाता है, ऐसे गामा रेडिएशन भी क्या हो जाता है, डिफ्रैक्टेड हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। Although X-rays and gamma radiation are similar in properties, but their origin is quite different. X-rays are emitted when there is transition of electrons in the inner orbit of an atom, whereas gamma radiation are given out from nucleus. Okay, gamma radiation can easily pass through the human body, therefore they cause immense biological damage. ओके, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है तो इजीली पास हो जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। गामा रेडिएशन आर वेरी यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर, ठीक है। अब ना हम आगे बढ़ते हैं। चेंजेज विद इन द न्यूक्लियस इन अल्फा बीटा एंड गामा इमिशन। अल्फा इमिशन में देखो क्या होता है, जब किसी भी एलिमेंट से अल्फा पार्ट का इमिशन होगा तो ये क्या कहलाता है, पेरेंट न्यूक्लियस कहलाता है। इसका मास नंबर में 4 कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मास नंबर A है तो यहाँ पर A-4 हो गया, यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z-2 हो जाएगा, और क्या कहलाएगा, डॉटर न्यूक्लियस कहलाएगा। और अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन, अल्फा पार्टिकल्स का इमिशन होगा 2He
4। तो देखो सीधी बात है, जब किसी भी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा तो उसके ऊपर वाले में से 4 की कमी आ जाती है, 4 कम हो जाता है, और नीचे वाले में 2 कम हो जाता है। नीचे वाले में कितना कम हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम उसे समझते हैं। ओके, देखो जैसे एग्जाम्पल ये है, सपोज करो ये कोई आपका एग्जाम्पल है। ओके, जैसे सपोज करो ये आपका यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम 92,238 है। अब इसमें से मान लो सपोज करो हीलियम पार्टिकल्स का इमिशन होगा तो ये थोरियम बन जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 238 में से हम 4 को कम करेंगे तो यहाँ पर 234 आएगा। 92 में हम 2 को कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 90 प्लस 2He4। इस तरह से तो जब भी अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा, ओके, अल्फा पार्टिकल का जब भी इमिशन होगा तो ऊपर वाले में से 4 कम हो जाएगा और नीचे वाले में से 2 कम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। 2He4 ये क्या है? अल्फा पार्टिकल है आपका। ये पेरेंट एटम कहलाएगा, पेरेंट न्यूक्लियस कहलाएगा, ये डॉटर न्यूक्लियस कहलाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब इसी तरह से बीटा इमिशन होता है। जब बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होता है तो किस तरह से इमिशन होता है बीटा पार्टिकल्स का, उसको आप समझ लीजिएगा। सपोज करो ये प्रोटॉन है, सॉरी न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन में से बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होगा तो एक प्रोटॉन बन जाएगा और ये बीटा पार्टिकल्स का इमिशन हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, जब कभी भी बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होता है तो ऊपर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे वाले में 1 ऐड हो जाता है। यहाँ पर क्या था? 0 था, 0 प्लस 1 क्या हो गया? 1 हो गया। ओके, अंडरस्टूड। तो जब कभी भी बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होगा तो इस ऊपर वाले में मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहता है मास नंबर, पर जो नीचे वाला होता है जिसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं उसमें डॉटर एलिमेंट में 1 ऐड हो जाता है। ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस हो रही है। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और बीटा पार्टिकल्स का इमिशन कर रहा है। बीटा पार्टिकल्स का इमिशन तभी होता है जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो। ओके, अंडरस्टूड। तो रिएक्शन है जो बता रही है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में किस तरह से कन्वर्ट होता है। क्लियर? अंडरस्टूड। ओके, जैसे सपोज करो ये कोई एटम है ZPA। अब इसमें अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा तो ये Z प्लस 1 हो जाएगा, ये A सेम रहेगा, ये Q हो जाएगा, एलिमेंट बदल जाएगा, प्लस ये क्या है? अल्फा पार्टिकल्स है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखिएगा 6C14 अल्फा पार्टिकल्स निकला तो ये 6 का यहाँ पर 7 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, ये -1 E0। ओके, तो ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 6C14, ठीक ना। यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। तो क्या होगा? जिसमें न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन के कंपैरिजन में तो वह रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होता है। तो इसमें से अपने आप बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होता रहेगा। ओके, क्लियर। अब देखो गामा इमिशन। गामा इमिशन कैसे होता है? अल्फा पार्टिकल के साथ गामा इमिशन होगा या फिर बीटा पार्टिकल्स के साथ गामा इमिशन होगा, ठीक ना। तो अल्फा पार्टिकल्स जब निकलते हैं तो गामा इमिशन होगा, या फिर जब बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तब भी गामा इमिशन होगा। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एक साथ नहीं निकलते हैं। तो इसमें क्या होता है? देखो, जब गामा इमिशन होता है तो जैसे सपोज करो ZXA है, पेरेंट न्यूक्लियस है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी डॉटर न्यूक्लियस भी ZXA रहेगा, ना मास नंबर में कोई चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर में कोई चेंज होता है, और गामा रेडिएशन का क्या होता है? इमिशन होता है। ओके, गामा रेडिएशन का इमिशन होता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब हम यूजेज पढ़ते हैं रेडियो आइसोटॉप्स के या रेडियो एक्टिविटी के। क्या यूज होते हैं? तो 3 तरह के यूज होते हैं। मेडिकल साइंस में इसका यूज होता है, साइंटिफिक में यूज होता है और इंडस्ट्रियल फील्ड में भी इसका यूज होता है। मेडिकल यूज, बहुत सारे आइसोटॉप्स ऐसे होते हैं जो
कई तरह की बीमारियों को दूर करने में यूज होते हैं। मैनी डिसीजेज सच एज ल्यूकेमिया, कैंसर एटसेट्रा आर क्योर्ड बाय रेडियोथेरेपी। गामा रेडिएशन फ्रॉम कोबाल्ट 60 आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है कोबाल्ट 60 का। बाय किलिंग द सेल्स इन द malignant tumor of the patient. Okay. For radiotherapy, radiation must be able to penetrate the human skin. अब दूसरा देखिएगा इसी में, the salt of weak radioactive isotopes such as radio sodium chloride, radio iron, radio iodine are used for diagnosis. Such radioisotopes are called tracer. These tracers are used to detect the suspended brain tumor and blood clots before they become dangerous. Okay? तो ट्यूमर को फाइंड आउट करने में पता किया जाता है ब्रेन ट्यूमर को, और ब्लड में जो क्लॉट्स बन रहे हैं उसको फाइंड आउट करने में हम पता कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। थर्ड देखो, थर्ड में आता है अपना कि अब इसमें हम सेकंड लेते हैं साइंटिफिक यूज में। साइंटिफिक यूज, अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल्स फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम द रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल्स for nuclear reactions. The scattering of alpha particles from the nucleus help us in estimating the size of the nucleus and in understanding the nature of nuclear force. अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। अल्फा रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स का थिन गोल्ड फॉइल पे स्कैटरिंग की थी, तो उससे उसने उसकी न्यूक्लियस की साइज को, एटम की साइज को पता किया था, जो कि 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर की आई थी, और न्यूक्लियस की साइज को पता किया था जो कि 10⁻⁻10 मीटर साइज की आई थी। तो इसका हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का यूज करते हैं। ओके, द रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर साइंस टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स by using particular chemical manure. Okay, understood. Third, the age of excavated material, जो जमीन से या जो अपने खुदाई से जो मटेरियल निकलते हैं, आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस वाले रॉक हुआ, तो उनका हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग से क्या निकालते हैं, उनकी एज को फाइंड आउट करते हैं कि जो मटेरियल निकला है वो उसकी एज कितनी है, वह कितना साल पुराना है। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। कार्बन डेटिंग से हम पता कर लेते हैं कि कोई भी मटेरियल कितने साल पुराना है। ओके, अंडरस्टूड। इंडस्ट्रियल यूज में देखिएगा आप, रेडियो आइसोटॉप सच एज 92U235 आर यूज्ड एज फ्यूल फॉर द एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर। ओके, रिएक्टर में यूज होता है U92-235। ओके, जिससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इनका यूज होता है। रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स इन फैक्ट्रीज टू अवॉइड द एक्यूमुलेशन ऑफ चेंज ऑन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन ड्यू टू फ्रिक्शन। द रेडिएशंस इमिटेड बाय द आइसोटॉप्स आयनाइज द एयर। द आयंस सो प्रोड्यूस टेक अवे विद देम the charge accumulated on the moving parts. The ionizing effect of radiation from the radioisotopes is used in making certain luminescence. Okay, understood, clear?